हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय की प्रश्नावली 6.2 हल करने जा रहे हैं। इसमें पहले सवाल के लिए चित्र बना हुआ है। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, क्रॉस की आकृति बनती है। अब ये ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है ना, किसी भी प्रकार से बन रहा हो। तो जी ये जो कोण होगा ये इसका शीर्षाभिमुख होगा, ये जो कोण होगा ये इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये इसका शीर्षाभिमुख, और ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होगा, ठीक है। ये y डिग्री का है तो ये भी y डिग्री का होगा, ये z डिग्री का है तो ये भी z डिग्री होगा। इसके विपरीत यहाँ भी ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, कारण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इस आकृति में भी देखने को मिलेंगे आपको शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये x का शीर्षाभिमुख कोण है, ये y का शीर्षाभिमुख कोण ये है, और z का शीर्षाभिमुख कोण ये है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन सा कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आ गया शीर्षाभिमुख कोण, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए दूसरे प्रकार का कोण देखिए। जैसे दो समांतर रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चली जा रही है। समांतर रेखाएं क्या होती है, कल हमने चर्चा की थी इस पे। और एक तिर्यक-छेदी रेखा इनको प्रतिच्छेद करती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, इन दोनों का योग, ये कोण मान लो x डिग्री का है, ये y डिग्री का है, तो x प्लस y दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। कब होगा, जब रेखाएं L और M या जो भी रेखाएं हैं वो एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। अगर समानांतर है तो तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर के दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इधर भी ऐसा ही होगा, ये वाला कोण और ये कोण मिलाकर के 180 डिग्री होगा, ठीक है। शीर्षाभिमुख भी यहाँ बन जाता है, ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। अभी यहाँ पे समझ लीजिए, और ये एक रेखिक युग्म बन रहा है। यहाँ पर देखो ये पूरा एक रेखिक युग्म बन रहा है, तो x प्लस वाई मिला के 180 होता है, तो x में y मिलाने पर 180 हो जाएगा, तो ये भी y डिग्री होगा। अच्छा, ये सब चीजें हम इसको क्या कहेंगे, इसको भी देख लीजिए। ये दो समांतर रेखाएं तिर्यक-छेदी रेखा इसको काट रही है। अगर ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होगा, और अगर ये y डिग्री का है तो ये भी y डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। कौन सा कोण है, ये संगत कोण है, और संगत कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अगर ये दो रेखाएं समांतर है, तिर्यक-छेदी रेखा काट रही है, तो यहाँ जितना कोण बनेगा, तो ये और ये अगर समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये y डिग्री का है तो ये भी y डिग्री का होगा, ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होगा। ये कहलाते हैं संगत कोण। क्यों, कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण, ठीक है। चलिए अभी आपको स्पष्ट कर दिया मैंने। शीर्षाभिमुख कोण क्लियर हो गया है ना, दो संगत कोण क्लियर हो गया, संगत कोण, संगत कोण। और तीसरा एक चीज और मैंने बताई थी, तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही और स्थित कौन सा कोण, अंतः कोण, अंतः कोण, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी याद रखिए, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये तीन चीजें आप ध्यान में रखिएगा। शीर्षाभिमुख कोण आपको समझ में आ गया, फिर बता देता हूँ। क्रॉस जैसी आकृति बन रही हो तो ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख होगा और दोनों बराबर होंगे, और ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख होगा और दोनों बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख हो गया। संगत कोण, जहाँ दो रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं समानांतर हो, तो ये जितना डिग्री का होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, ये संगत कोण कहलाते हैं। समझ में आ गया।
ये आपकी दो एक समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और स्थित कौन सा कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों को मिला के ये x डिग्री ये y डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके कितना होगा, x प्लस वाई मिला करके 180 डिग्री बनेगा। कब, जब ये रेखाएं समानांतर है। तो अगर ये रेखाएं समानांतर नहीं है तो फिर ये योग 180 होगा, ऐसा अनिवार्य नहीं है। समांतर नहीं है तो 180 नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब सवाल हल करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न में लिखा है आकृति 6.23 में यदि AB समानांतर CD और CD समानांतर EF, लिखा है AB समानांतर CD और CD समानांतर EF, ये आपका A है, ये आपका B है, C D E F, A B C D E F, ये तीन रेखाएं दिया है। ए बी समानांतर है सी डी, ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर है ई एफ। देखिए ए बी समानांतर सी डी दिया है और सी डी समानांतर ई एफ दिया है। ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और सी डी जो है वो ई एफ के समानांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी और ई एफ तीनों एक दूसरे के समानांतर, ठीक है। y अनुपात z दिया है 3:7, y अनुपात z जो दिया है वो 3:7 दिया है और x जो है हमें ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ y नहीं लिखा है लेकिन मैंने लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये y डिग्री है, ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। अच्छा, y प्लस z मिला के कितना होगा, y प्लस जेड मिला के 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और स्थित अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए। अच्छा, y और z का अनुपात हमने ये माना है, तो हम मान लेते हैं माना कि y बराबर तो आपका 3a डिग्री है और z जो है आपका वो 7a डिग्री है, ठीक, 3a डिग्री और 7a डिग्री। अब y प्लस जेड बराबर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 180 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित, एक ही ओर स्थित अंतःकोण, कौन सा कोण है, अंतःकोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब y की जगह हम लिख देंगे 3a प्लस z की जगह लिख देंगे 7a बराबर हो जाएगा 180, 7 और 3 10a बराबर 180, तो 10 का इधर भाग लग जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 180/10, 0 से 0 कट, 18 आएगा a का मान। ये कोई कोण नहीं है, a का मान है। अच्छा, a का मान यहाँ रखेंगे, y आ जाएगा, है ना, a का मान यहाँ रख देते हैं, a बराबर हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा आपका 3 है, y बराबर कितना है 3 है, तो y हो जाएगा 3 गुणा 18 बराबर 54 डिग्री, है ना, y का मान आ गया। अब देखिए y और x मिला करके भी 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण है। या फिर हम z का जो मान ज्ञात कर लेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि z का जो मान होगा वही x का मान होगा, एक अंतर अंतःकोण बन रहे x और z, क्योंकि AB समानांतर है CD के, CD समानांतर है EF के, तो AB EF के भी समानांतर हुआ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बीच की ये सीधी रेखा नहीं है, केवल AB और EF ही है। उस कंडीशन में क्या होगा, यदि इस प्रकार से दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो ये जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा
और ये जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। कारण कारण एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। ऐसे कोण को कहते हैं एकांतर अंतः कोण। जब ये दो रेखाएं समानांतर हो, ऐसे आकृति बन रही हो, एक तिर्यक क्षैतिज रेखा इनको प्रतिच्छेद करती हो, तो ये जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। ये एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर अंतः कोण। तो उस वही कंडीशन यहाँ पर भी बन रही है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये और ये, देखो तो ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा, अर्थात z का जो मान होगा वही x का मान होगा। यहाँ हम कर सकते हैं z बराबर कितना आएगा? 7a आएगा, 7 गुणा 18 आएगा 126। ठीक है, ये 126 जो है आपका इसका मान आ गया। किसका? z का। अब हम x का मान ज्ञात करते हैं, तो x बराबर z लिख करके भी हम कर सकते हैं और कारण लिख देंगे कोष्टक में एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, फिर भी हम वैसे करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर भी 180 लिख दीजिए। x प्लस वाई बराबर लिख दीजिएगा 180, कारण लिख दीजिएगा यही, तिर्यक क्षैतिज रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। और x का मान हमारे पास 54 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 54 प्लस y बराबर 180। ठीक है, अब 54 को पीछे ले जाके घटा दीजिएगा, तो 180 माइनस 54 बराबर में आ जाएगा आपका 126। ये x का मान, और x का मान ही हमें यहाँ ज्ञात करना था। x का मान ही हमें यहाँ ज्ञात करना था। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया सबको? अच्छी बात। 6.2 प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखिए, चित्र सामने बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ए बी समानांतर है सी डी के। ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ई एफ लंब है सी डी पर। ए बी समानांतर है सी डी के और ई एफ जो है वो लंब है सी डी पर। लंब है मतलब यहाँ समकोण अंतरित करेगा। लंब कौन है? ई एफ लंब है सी डी पर। ई एफ लंब है सी डी। ठीक है, और कोण जीईडी बराबर 126 डिग्री दिया है। कोण जीईडी 126 डिग्री दिया। कौन सा कोण दिया है जीईडी? ये वाला पूरा जो कोण है ये 126 डिग्री। कितना दिया है? 126। ठीक है, ये यहाँ समकोण है, ये वाला केवल ये FED ये वाला समकोण है 90 डिग्री का है, और पूरा GED जो है वो 126 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और कोण हमें ज्ञात करना है, कोण AGE ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा कोण हमें ज्ञात करना है GEF हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और तीसरा जो कोण है वो FGE हमें ज्ञात करना है। FGE कोण FGE हमें ज्ञात करना है। ये तीन कोण हमें ज्ञात करना है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अभी सबसे पहला वाला जो AGE है उसको देखिए। AGE कौन सा वाला कोण है? ये वाला कोण। और इसको ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो कोण है यहाँ पर इस प्रकार से ये कोण पूरा जो है इस कोण के बराबर होगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं? एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। तो कोण AGE बराबर होगा कोण GED। कोण GED कारण एकांतर अंतः कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, तो कोण AGE आपका हो जाएगा 126 डिग्री, क्योंकि GED का मान 126 डिग्री है। ठीक है, ये पहला कोण हमने ज्ञात कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। GEF। GEF को देखिए, GEF ये वाला कोण हमें पता करना है। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है,
इसको पता करना है। तो अब देखिए ये पूरा 126 का है और ये तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री का है, तो इस पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका GEF हो जाएगा। इसको यूं लिख देते हैं कि GEF प्लस FED, GEF प्लस FED, कोण GEF प्लस कोण FED दोनों मिलाकर के हो गए कोण GED, कोण GED के बराबर है, दोनों मिलाकर GED के बराबर है। ठीक है, अच्छा हम यहां लिख देते हैं GEF तो हमें याद करना है, GEF तो हमें याद करना है, प्लस FED का मान 90 डिग्री है बराबर इसका मान 126 डिग्री है ना। 90 को पीछे ले जाके घटा दीजिए। अच्छा ये 90 डिग्री क्यों है, यहां लिख दीजिए कोण FED बराबर 90, क्योंकि EF लंब है CD पर, ठीक है ना, EF लंब है CD पर, इसलिए 90 डिग्री है तो 90 लिख दिया यहाँ पर। और कोण GEF तो हमें ज्ञात करना है, GEF हमें ज्ञात करना है बराबर 126 माइनस 90 डिग्री घटा दिया तो ये हो जाएगा 36 डिग्री का आपका कोण GEF। ठीक है, ये आपका दूसरा कोण। अब हमें तीसरा ज्ञात करना है FGE। FGE को देखो, FGE ये वाला कोण ज्ञात करना है ना, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इसको ध्यान से देखो, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, यहां देखिएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे भैया, 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा GE दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक छेदी रेखा है, AB और CD समांतर रेखा है और GE क्या होगी, उसकी तिर्यक छेदी रेखा है। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण FGE प्लस GED मिलाकर हो जाएगा 180। कारण ये है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा कौन सी नाम लिख देना, तिर्यक रेखा GE, तिर्यक रेखा GE के, तिर्यक रेखा GE के एक ही ओर स्थित अंतःकोण है और एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब FGE तो हमें पता करना है, तो कोण FGE तो हमें पता करना है, प्लस GED का मान 126 डिग्री है बराबर 180, इसको पीछे ले जाके घटा दीजिए, 180 माइनस 126, तो आपका आंसर आ जाएगा कोण FGE बराबर कितना बचेगा, 64 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको? अगला देखिए, अगला सवाल देखिए 6.2 प्रश्न क्रमांक 3, आकृति में PQ समानांतर है ST की। PQ जो है वो ST के समांतर है, मतलब इसको आगे बढ़ा देंगे आप, कहीं तक बढ़ा दो तो ये एक दूसरे से कहीं भी मिलेगी नहीं, ये एक दूसरे के समानांतर चली जाएगी। ठीक है, और PQR जो दिया है, कोण PQR वो दिया है, PQR 110 डिग्री।
ठीक है। उसके बाद कोण आर एस टी दिया है 130 डिग्री, आर एस टी बराबर दिया है 130 डिग्री। देख लीजिए पी क्यू आर 110 डिग्री ये वाला और आर एस टी ये वाला 130 डिग्री दिया है। और हमें याद करना है कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस जो है हमें याद करना है। क्यू आर एस कौन सा वाला, ये वाला, ये हमें याद करना है। ठीक है, चलिए इसमें संकेत दिया है बिंदु आर से होकर एस टी के समानांतर एक रेखा खींचिए। बिंदु आर से हम एस टी के समानांतर एक रेखा खींचिए। अच्छा, जो भी हम रेखा खींचेंगे क्योंकि ये इसके समानांतर है, पी क्यू जो है एस टी के समानांतर है, तो हम जब एस टी के समानांतर कोई रेखा खींचेंगे तो वो पी क्यू के भी समानांतर होगी, ये ध्यान रखें। तो हम एक रेखा खींच लेते हैं, यहां से खींच लेते हैं। मान लो हम यहाँ एक रेखा ये खींचते हैं जो एस टी के समानांतर खींच लिया। ठीक है, अब ये जो रेखा हमने खींची है ये एस टी के समानांतर है और ये ही पी क्यू के भी समानांतर है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं ये हमने मान लो पी क्यू आर एस टी यू वी ये वाली रेखा हमने खींच ली। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो कोण बन रहा है ये 130 डिग्री का कोण है ये वाला, और ये जो कोण है ये दोनों मिला करके 180 डिग्री बनेंगे क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। ठीक है, तो अगर ये 130 का है तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री का बनेगा। दोनों मिला के 180 होने चाहिए ना, तो 50 डिग्री का बनेगा, ये 50 डिग्री का बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखते हैं ये जो है 110 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है और इसको ध्यान से देखिए ये और ये, तो ये एकांतर अंतर कोण हो गए, ये वाला कोण पूरा और ये वाला कोण पूरा। ये 110 डिग्री है तो ये भी पूरा 110 डिग्री बनेगा ना, तो ये एकांतर अंतर कोण है। एकांतर अंतर इसको रेखा को आगे बढ़ा रहा आप समझ। तो अब देखो ये वाला ये इसके बराबर बनेगा, तो ये कोण पूरा इसके बराबर बनेगा। ठीक है, तो उससे हम इसको हल कर पाएंगे, इससे हमें जो है इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोण आर एस टी प्लस कोण एस आर वी, रचना लिख लो पहले। रचना एस टी समांतर यू वी खींचा, ये हमने खींच लिया। ठीक है, जो आर से गुजरता है, जो आर से गुजरता है। ठीक, उसके बाद कोण आर एस टी प्लस कोण एस आर वी, कोण एस आर वी बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, कारण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। तिर्यक रेखा का नाम भी लिख दीजिए। तिर्यक रेखा कौन सी, एस आर, एस आर के एक ही और स्थित है, और एक ही और स्थित है तो दोनों का 180 डिग्री होगा। तो कोण आर एस टी जो है आपका, आर एस टी प्लस एस आर वी तो ज्ञात करना है अपने को, एस आर वी तो ज्ञात करना। आर एस टी अपने पास है, आर एस टी का मान कितना है 130 डिग्री, 130 डिग्री लिख दीजिए, प्लस कोण एस आर वी हमें पता करना है, एस आर वी बराबर 180, तो इसको पीछे ले जाके घटा दीजिए तो कोण एस आर वी आ जाएगा। कोण एस आर वी बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, 130, तो 180 में से 130 गए तो आपके 50 डिग्री का ये कोण बच जाएगा। ठीक है, कोण एस आर वी आपका 50 डिग्री आ जाएगा। ये हमने पता कर लिया, लेकिन एस आर वी याद करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य क्यू आर एस याद करना है। क्यू आर एस याद करना है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, पी क्यू आर को, कोण पी क्यू आर को क्यू आर वी के बराबर लिखेंगे। कोण क्यू आर वी बराबर कोण पी क्यू आर, क्यों लिखेंगे, कोण क्यू आर वी अब
अब कोण क्यू आर वी बराबर कोण पी क्यू आर, कोण क्यू आर वी ये पूरा कोण बराबर होगा कोण पी क्यू आर, बराबर होगा कोण पी क्यू आर। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर अंतः कोण, कौन से कोण है? एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। एकांतर अंतः कोण क्यों है? क्योंकि पी क्यू भी समानांतर है यूवी के, पी क्यू समानांतर है यूवी के, है ना। क्योंकि पी क्यू और एस टी समानांतर है और एस टी के समानांतर हमने यूवी खींचा है, तो पी क्यू भी तो पी क्यू एस टी के समानांतर है, तो पी क्यू यूवी के भी समानांतर होगा, ठीक है। चलिए अब क्यू आर वी को देखिए, क्यू आर वी कहाँ है? ये क्यू आर वी आपका, क्यू आर वी में दो कोण मिलते हैं, क्यू आर एस प्लस एस आर वी, कोण क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस कोण एस आर वी, ये दोनों को मिला करके बन रहा है कोण क्यू आर वी। क्यू आर वी कोण क्यू आर एस प्लस एस आर वी, ये एक और ये दो, ये दोनों कोणों को मिला करके ये पूरा कोण बन रहा है, इसलिए हमने इसको प्लस लिख दिया। और कोण पी क्यू आर का मान तो दिया है, पी क्यू आर का मान तो 110 डिग्री दिया है, तो 110 डिग्री लिख देते हैं, है ना। क्यू आर एस हमें ज्ञात करना है, क्यू आर एस ही तो हमें ज्ञात करना है, मुख्य उद्देश्य हमारा क्यू आर एस ज्ञात करना ही है, क्यू आर एस ज्ञात करना है, प्लस एस आर वी हम ज्ञात कर चुके हैं, एस आर वी का मान हमारे पास आ चुका है 50, तो हम यहाँ लिख देंगे 50, ठीक है ना। ये एक नंबर और ये 50 मिला करके ये पूरा 110 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ठीक है। इस 50 को पीछे ले जाते हैं तो 110 माइनस 50 हो जाएगा, आगे बचेगा आपके पास कोण क्यू आर एस, तो कोण क्यू आर एस का मान प्राप्त होगा आपको 60 डिग्री, कितना प्राप्त होगा? 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर है। क्लियर? समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छी बात। अगला सवाल देखिए, अगला देखिए 6.2 प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 4, इसमें लिखा है कि आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के, ये जो ए बी है, ये ए बी ये समानांतर है ये सी डी के, सी डी के समानांतर, ठीक है। और आगे लिखा है कि कोण एपीक्यू जो है वो 50 डिग्री है, कोण एपीक्यू कितना है? 50 डिग्री, कोण एपीक्यू ए पी क्यू, ठीक है। एपीक्यू कितना है? 50 डिग्री है। और आगे भी लिखा है कि कोण पीआरडी जो है वो 127 डिग्री है, पीआरडी ये वाला जो कोण है वो 127 डिग्री है, कोण पीआरडी वो है आपका 127 डिग्री, ठीक है। एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, ये एक्स और ये वाई, ये दो कोण हमें पता करना है, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क एंड वाई बराबर क्वेश्चन, ये दो चीजें हमें पता करना है। चलिए पहले एक्स को देख लीजिए, एक्स को देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो लाइन आती है इस प्रकार से आकृति बनती है, ये दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक छेदी रेखा से एकांतर अंतर कोण निर्मित होता है, तो एक्स का मान जो होगा वो भी 50 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण है, अर्थात हम लिखेंगे कि कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण ए पी क्यू के, कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण ए पी क्यू के। क्यों होगा बराबर? क्योंकि क्या है? एकांतर अंतः कोण, और एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण पी क्यू आर जो होगा, पी क्यू आर तो एक्स है, एक्स लिख दो, एक्स लिख दो, एक्स बराबर हो जाएगा ए पी क्यू का मान कितना है? 50 है, 50 ये एक्स का मान हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए अब वाई का हमें पता करना है, तो इसको देखिए, वाई को देखिए, वाई में क्या करना है? ये वाला जो पूरा कोण है, ये वाला, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, कारण कि ये पी आर जो है तिर्यक छेदी रेखा है और यहाँ पे भी एकांतर अंतर कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं? एकांतर अंतर कोण बन रहे हैं।
तो y प्लस 50 मिला के 127 के बराबर होगा। y प्लस 50 मिला के, या यूं लिख दीजिए APR, कोण APR बराबर होगा कोण PRD के, कोण PRD। ये भी एकांतर अंतः कोण है इसलिए बराबर है ना, ये भी एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर अंतः कोण। और एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए अब एपीआर को देखिए, एपीआर में दो कोण है, एक तो ये है ना, और एक तो ये है और एक ये है, दो कोण मिल रहे हैं एपीक्यू और क्यूपीआर, एपीक्यू प्लस क्यूपीआर, एपीक्यू प्लस कोण क्यूपीआर, ये दोनों मिला करके इसको बनाते हैं एपीआर को। और बराबर में पीआरडी है, पीआरडी का मान तो अपने को पता है 127 डिग्री है, पीआरडी का मान कितना है? 127 डिग्री है। अब एपीक्यू कितना है? एपीक्यू है 50 डिग्री, ये 50 लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, प्लस कोण क्यूपीआर आपका जैसा था वैसा ही है। क्यों? क्योंकि क्यूपीआर का मान तो हमें ज्ञात करना है, क्यूपीआर वाई क्या है? वाई लिख दीजिए यहाँ पे, ये वाई लिख देते हैं 127, ठीक है। अब 50 को पीछे ले जाके घटा दीजिए, तो 127 में से 50 घट जाएंगे तो आपके पास बचेंगे y का मान आ जाएगा 77, ये y का मान आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए 6.2 प्रश्नावली का 5वां और आखिरी सवाल है, उसके बाद ये अध्याय भी आपका समाप्त हो जाएगा। सवाल में लिखा है आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं। ये देखिए PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, ठीक है। एक आपतन किरण AB, ये जो AB दिख रही है आपको, ये आपतन किरण है, एक दर्पण पर गिरती है, यहाँ से परावर्तित होकर BC के अनुदिश यहाँ आती है और C पर यहाँ पर दूसरे दर्पण से टकराती है और यहाँ से पुनः परावर्तित होकर के CD के अनुदिश चली जाती है, ठीक है, परावर्तित हो जाती है। दिया है PQ और RS समानांतर है, PQ समानांतर है RS, ठीक है। और सिद्ध करना है AB समानांतर CD, सिद्ध करना है AB समानांतर CD, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसमें PQ पर B से एक लंब खींचेंगे और RS पर C से एक लंब खींचेंगे, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो दर्शाना है तो उसके लिए लंब होना आवश्यक है। तो हम लंब खींच लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से एक लंब खींच देते हैं, ये हमने एक लंब यहाँ खींच दिया और एक लंब यहाँ हम खींच, ठीक है। ये हमने जो खींचा है इसको नाम दे देते हैं ABCDE नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसको F नाम दे देते हैं। अब हमने रचना में क्या कर लिया है, रचना में BE लंब PQ खींचा, BE लंब PQ तथा दूसरा लंब हमने खींचा है CF लंब RS, ये दो लंब हमने खींच लिए, ठीक है। अब यहां देखिए कि ये AB एक आपतित किरण है दर्पण PQ पर और BC परावर्तित किरण है, ठीक। दर्पण RS पर BC आपतित किरण है और CD परावर्तित किरण है। अब परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन का जो नियम होता है विज्ञान में हमने पढ़ा है, तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण ABE बराबर होगा परावर्तन कोण
ई बी सी के। आपतन कोण बी सी एफ बराबर होगा परावर्तन कोण एफ सी बी के। समझ में आ गया? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण ए बी ई बराबर होगा कोण ई बी सी, ई बी सी। ठीक है, चलिए। तथा दूसरे दर्पण पर भी यही हो रहा है, आपतन किरण, आपतित किरण बीसी और परावर्तित किरण सी डी है। तो आपतन कोण बी सी एफ बराबर होगा परावर्तन कोण एफ सी डी। क्यों होगा? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन। आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, इसको चाहो तो ठीक है। अच्छा, ये अगर बराबर है तो ध्यान से देखिए, कोण ए बी, इसको नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको पहचानने में आसान रहेगा। कोण नंबर 1, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2। कोण नंबर 1 जो है वो कोण नंबर 2 के बराबर है, कोण नंबर 1 जो है वो कोण नंबर 2 के बराबर है, और कोण नंबर 3 जो है वो कोण नंबर 4 के बराबर है। कोण नंबर 3 जो है वो कोण नंबर 4 के बराबर है। समझ में आ रहा है? 1 नंबर 2 के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, और इधर भी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चूंकि पी क्यू आर एस के समानांतर है, चूंकि पी क्यू समानांतर है आर एस के, अतः ए बी सॉरी ई बी समानांतर होगा सी एफ के। ई बी समानांतर होगा सी एफ के। क्यों होगा? क्योंकि ई बी जो है वो पी क्यू पर लंब है और सी एफ जो है वो आर एस पर लंब है, और पी क्यू और आर एस यदि समानांतर हैं तो समानांतर रेखाओं पर खींचे गए लंब भी एक दूसरे के समानांतर होते हैं। चूंकि पी क्यू व आर एस, पी क्यू समानांतर आर एस, पी क्यू समांतर हैं आर एस के, तथा ई बी लंब है पी क्यू पर, एवं सी एफ लंब है आर एस पर। अतः ये ई बी और सी एफ भी समांतर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि समानांतर रेखाओं पर खींचे गए लंब भी एक दूसरे के समांतर होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये समानांतर हैं, ई बी और सी एफ एक दूसरे के समानांतर हैं, अगर ई बी और सी एफ क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कोण नंबर 2 बराबर होगा कोण नंबर 3 के। क्यों होगा? क्योंकि ये इसके समानांतर है, तो ये 2 और 3 एकांतर अंतर कोण बन जाए, है ना। कोण नंबर 2 ई बी सी, कोण ई बी सी बराबर होगा कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के। किसके बराबर होगा? बी सी एफ के। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतर कोण है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है,
एकांतर अंतः कोण इसलिए है क्योंकि EB जो है वो CF के समानांतर हो गया। EB समांतर CF और समानांतर है तो एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि ये आपका संबंध 1, ये आपका संबंध 2 और ये आपका संबंध 3। अब इसको देखिए, संबंध 1 कह रहा है कि कोण नंबर 1 और 2 बराबर है, संबंध 2 के अनुसार 3 और 4 बराबर है, और संबंध 3 के अनुसार कोण नंबर 2 और 3 आपस में बराबर है। यदि 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, इससे स्पष्ट होता है कि कोण नंबर 1 2 3 और 4 चारों ही आपस में बराबर है। संबंध 1 2 और 3 से, किससे? संबंध 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा? कोण ABE बराबर होगा कोण EBC बराबर होगा कोण BCF बराबर होगा कोण FCD। कोण ABE बराबर EBC बराबर BCF बराबर FCD, चारों कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अगर चारों कोण आपस में बराबर है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ABE प्लस EBC, ये पूरा मिला करके ये दो कोण और ये दो कोण, ABE प्लस EBC कोण नंबर 1 प्लस 2 बराबर होगा कोण नंबर 3 प्लस 4 के, क्योंकि वैल्यू तो बराबर आ रही है। मान लो इसकी वैल्यू अपन x ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो ये भी x का हो गया, 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 इन दोनों का योग हो जाएगा 2x, इन दोनों का योग हो जाएगा 2x, तो इन दोनों का योग जो है इन दोनों के योग के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः कोण ABE प्लस कोण EBC बराबर होगा कोण BCF प्लस कोण FCD के। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ABE, EBC, BCF और FCD चारों का मान बराबर है। ठीक है, कोण ABE प्लस EBC को देखिए, ABE प्लस EBC मिला करके पूरा कोण हो गया आपका ABC। कौन सा हो गया? कोण ABC बराबर BCF प्लस FCD मिला के हो गया पूरा BCD, हो गया कोण BCD। ठीक है, अगर ABC कोण BCD के बराबर है, ध्यान से देखिए, ABC कोण BCD के बराबर है, इससे स्पष्ट होता है कि ये जो कोण अगर एकांतर अंतः कोण के रूप में बराबर दिख रहे हैं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो फिर ये इस हिसाब से AB जो है वो CD के समानांतर हुआ। अतः AB समानांतर है CD, कारण एकांतर अंतः कोण बराबर है। क्या है? बराबर है। अगर रेखाएं समांतर हो तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, पर अगर एकांतर अंतः कोण बराबर हैं तो फिर रेखाएं समांतर होगी। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। अगर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी, अगर रेखाएं समांतर है तो कोण बराबर होंगे। दोनों स्थितियों में ये ध्यान रखिए। समझ में आ गया सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर हमने परावर्तन के नियम का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर जो किरण है वो दर्पण पर गिर के परावर्तित हो रही है, पुनः दर्पण पर गिरी और पुनः परावर्तित हो रही है। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण।